गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है फरवरी 1 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग क्या क्या यहाँ पे करने वाले हैं। एक नया टॉपिक आया है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। हर साल आता है, इस बार भी आया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही है करप्शन वाले मामले में, कौन इसको इशू करता है, वो सब हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो ये प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के परस्पेक्टिव से कभी कभार एग्जाम्पल देने के काम आ सकता है, कुछ कोट वगैरह करने के काम आ सकता है। अगर करप्शन पे कोई पेपर आया, अगर कोई क्वेश्चन आया है तो उसके लिए कर सकते हैं। फैक्ट चेकिंग के बारे में एक बार बात दोबारा से फिर से बात करने वाले हैं, क्योंकि मामला कोर्ट में गया हुआ था, बॉम्बे हाई कोर्ट में। और बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया है। तो जानेंगे ये पूरा मामला क्या है और फैक्ट चेकिंग के बारे में बात करेंगे। ज्ञान अभी मोस्ट दोबारा से न्यूज में है, क्योंकि इलाहाबाद के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उसने ज्ञान वापी मॉस्क के बेसमेंट में हिंदूज को वर्शिप करने की परमिशन दिया है। तो इसलिए थोड़ा इसके बाद देखेंगे, हल्का फुल्का बैकग्राउंड देंगे कि जो वर्शिप एक्ट है इंडिया में वो क्या है, थोड़ा वो देखेंगे। मुझे आई नो कि हम लोगों ने पहले इस टॉपिक को 2-3 बार किया हुआ है, तो ये अभी तो आपके लिए रिवीजन के लिए ही हम लोग इसको यूज़ करेंगे। बट जो नए स्टूडेंट हैं उसको भी यहाँ से डिसेंट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। उसके अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, फिर से न्यूज़ में है, तो इसके बारे में बात करेंगे। ये भी रिवीजन के ही लिए है। ईडी कैसे काम करता है, क्या है, कौन कौन से कानून जो है वो ईडी के अंदर में आते हैं, वो थोड़ा देखेंगे। उसके अलावा इंटरनेट से शटडाउन के बारे में आज एक टैक्स सेक्शन दिया हुआ है। ये भी हालांकि रिपीटेड है, लेकिन ये हम लोगों ने 6-7 महीने पहले किया था। लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हो या पुराने स्टूडेंट हो, डजेंट मैटर, दोनों के लिए ये बराबर काम करेगा। अच्छा आर्टिकल है, मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से एग्जाम में। उसके बाद इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस बार रिपब्लिक डे पे फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इंडिया में विजिट किया था हमारा एज अ चीफ गेस्ट। तो इसीलिए इंडिया फ्रांस रिलेशन हम दोबारा से करते हैं। हालांकि आपने पहले भी किया होगा, लेकिन जब जब ऐसी विजिट्स होती हैं स्टेट हेड्स की, तो वो टॉपिक दोबारा से इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है जी, चले तो सीधा बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। ये देखिए, और ये जो आर्टिकल है वो एक्चुअली आज न्यूज़पेपर में नहीं आया है, शायद कल आएगा या परसों आएगा। लेकिन ये वेबसाइट पे आया हुआ था द हिंदू की, तो मैंने इसको वहीं से उठा लिया है, क्योंकि मेरे से रहा नहीं गया आर्टिकल करवाना ज़रूरी था। आज पेपर में वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा आर्टिकल थे भी नहीं, तो मुझे लगा चलो ठीक है, इसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो इंडिया रैंक्स 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। अब यहाँ पे दो तीन चीजें देखने वाली बात है। पहली बात यह है कि कितनी कंट्रीज में से रैंकिंग आती है। 180 कंट्रीज को काउंट किया जाता है। इंडिया का रैंक कितना है? 93 है, मतलब काफी हालत खराब है हमारी। यहाँ पे एक वर्ड आप और देखिए, परसेप्शन इंडेक्स है ये एग्जैक्टली फैक्ट नहीं है, ये परसेप्शन है। परसेप्शन मतलब आपको क्या लगता है, वो एक परसेप्शन होता है। परसेप्शन रियलिटी से अलग भी हो सकता है, परसेप्शन फैक्ट से अलग भी हो सकता है। फैक्ट का मतलब होता है हार्ड फैक्ट, कि आपको पता है ये है 2+2 = 4। ये होता है फैक्ट, हार्ड फैक्ट। 1+1 = 11, मुझे ऐसा लगता है कि 1+1 11 होता होगा। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रांस में तो जो लोग हैं वो ऐसे सड़कों पे ही जो है एक दूसरे के साथ रोमांस किए जा रहे हैं। ये परसेप्शन है आपका, परसेप्शन है। तो परसेप्शन है, ये एक्चुअली हार्ड फैक्ट नहीं है, तो इसको दिल पे नहीं लेना है। तो बहुत सारी गवर्नमेंट इसको सीरियसली लेती भी नहीं है। तो इसमें एक्चुअली बेसिकली इंटरव्यूज लिए जाते हैं, सर्वे में लोगों से पूछा जाता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल से पूछा जाता है, अकेडमिशियन से पूछा जाता है, बड़े बड़े जो प्रोफेसर होते हैं उनसे पूछा जाता है कि भैया बताइए आपको क्या माहौल लगता है अपने देश में। उसके बेसिस पे ये जो है किया जाता है। बट एनीवेज, प्रीलिम्स में कभी कभार इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं आपसे। सो इंडिया का रैंक जो है वो 2022 के अंदर 85 था। अभी वो रैंक जो है घट के 93 हो गया है बेसिकली। ठीक है, इंडिया आगे चला गया, मतलब करप्शन थोड़ा सा इंडिया में, आप यहाँ पे कह लीजिए कि वो थोड़ा बढ़ गया है। स्कोर की बात करें तो इसका स्कोर 0 से 100 तक होता है। 0 मतलब सबसे ज्यादा करप्ट अगर स्कोर होता है, 100 आउट ऑफ 100 अगर आपके आ जाते हैं तो आप बहुत क्लीन होते हो। ठीक है, 2023 में की अगर बात करें तो इंडिया का स्कोर जो है वो है 39, और 2022 में हमारा स्कोर था 40, मतलब 1 मार्क्स आपका यहाँ पे कम आया है। तो मतलब इंडिया इज गेटिंग लिटिल बिट मोर करप्ट। अब ये जो करप्शन की बात कर रहे हैं ना, ये रिपोर्ट इशू कौन करता है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को तो वैसे भी इंडिया वालों ने, एनजीओ ने बैन कर दिया, एनजीओ को बैन कर दिया इंडिया में, है ना, इसके ऑपरेशन को बहुत ज्यादा कर्व कर दिया गया है, तो वो तो एक अलग से बात है। खैर, हमारे आसपास पड़ोसियों का क्या हाल है? पाकिस्तान 133, श्रीलंका 115, तो इनकी हालत काफी खराब है हमसे।
न्यूजीलैंड की रैंक देखें, सिंगापुर की रैंक देखें तो काफ़ी अच्छी रहती है। ऑस्ट्रेलिया 14, हांगकांग 14, जापान 16, भूटान 26, ताइवान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड म्यांमार जो है वो सबसे, साउथ को नॉर्थ कोरिया, म्यांमार, अफगानिस्तान सबसे बॉटम पे रहते हैं। एक बार ये देखिए आप जरा इधर से, परसेप्शन 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 इंडेक्स 2023। ये परसेप्शन इंडेक्स क्या कह रहा है? जीरो, ये देखिए यहाँ पे डार्क पर्पल कलर है एकदम से, जो हाईली करप्ट है। और थोड़ा थोड़ा अगर लाइट कलर है इधर से थोड़ा सा देखिए आप जाके, तो थोड़ा सा लेस करप्शन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कनाडा, यूएसए, ये थोड़ा लाइट वाली कैटेगरी में आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे करप्शन होता है लेकिन है ना, पब्लिक लेवल पे करप्शन नहीं होता यहाँ पे। ये बहुत हाई लेवल पे करप्शन होता है, मतलब पॉलिटिकल लेवल पे या बहुत बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, उस लेवल पे होता है। मतलब ये मत समझ लिए कि आपको पासपोर्ट बनवाने जाना है, आपको राशन कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, उस तरह का करप्शन वहाँ पे नहीं होता है। हाई प्रोफाइल करप्शन होता है, वो भी कभी कभी केसेस देखने को आते हैं। अगर आप इन कंट्रीज में देखें, अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, उधर से रशिया को भी आप इंक्लूड कर लीजिए, ईस्टर्न यूरोप को भी आप इंक्लूड यहाँ पे कर सकते हो, साउथ अमेरिकन कंट्रीज के अंदर एक दो कंट्री को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया वगैरह तो बहुत सही है, न्यूजीलैंड भी काफ़ी साफ सुथरा है, जापान का भी रैंक बहुत हाई रहता है, सिंगापुर वगैरह का काफ़ी हाई रहता है। राइट। तो इसमें से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, एजुकेशन का लेवल अच्छा खासा है, लोगों के पास नौकरियां हैं, एम्प्लॉयमेंट है, तो वहां पे आपको करने की जरूरत ही नहीं है करप्शन। आपके पास एजुकेशन है, आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज हैं, आपको काम धंधा भी मिला हुआ है, तो भाई क्यों करोगे करप्शन? और यहाँ पे करप्शन कम होने का एक बहुत बड़ा फैक्टर वहाँ की टेक्नोलॉजी भी है ना। वहाँ पे जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सरकारी दामाद हैं बेसिकली, उनके पास उतनी डिस्क्रिशन है नहीं बेसिकली। ठीक है, ज़्यादा पावर उनको दिया हुआ नहीं है वहाँ पे। तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सारी मोस्टली चीज़ें हैं, तो सरकारी चीज़ें तो वहाँ पे वैसे भी कम है, बिकॉज कैपिटलिज्म वहाँ हमेशा डोमिनेट करता है। तो गवर्नमेंट एजेंसी बहुत इन्वॉल्व होती नहीं है, तो सीधी सी बात है, जब गवर्नमेंट एजेंसी इन्वॉल्व होंगी ही नहीं तो करप्शन भी कम होगा। क्योंकि ये इस रिपोर्ट के अंदर जो है यूजली जो गवर्नमेंट, जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो गवर्नमेंट के अंदर करप्शन होता है उसको मेजर किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर करप्शन मेजर नहीं किया जाता। बट मोर और लेस आप ये कह सकते हो प्राइवेट सेक्टर में जो है करप्शन कम ही होता है, सरकारी में थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में थोड़ा सा आप देख सकते हो, 1993 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, एक वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल थे, उनके द्वारा किया गया था, मिस्टर पीटर ईगिन। और बर्लिन के अंदर इसका एस्टेब्लिश किया गया था, और आज भी इसका हेडक्वार्टर जो है बर्लिन में ही है, जर्मनी में। तो आपको थोड़ा ये आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा असेसमेंट और ओपिनियन बेस्ड होता है ये। ठीक है, इसके अंदर रिसर्च वगैरह एक्टिविटी भी थोड़ी बहुत की जाती है। इसका पर्पज़ यही है भैया, दुनिया भर में जो है करप्शन को कम करना है, ये हमारा मिशन है। बस इसके अलावा थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, कर सकते हो आप। तो इंट्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 1995, तो 1993 में इन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया। फिर 1995 में जो है फाइनली ये जो है बन के तैयार हुआ। एनुअली ये जो है रिपोर्ट इशू की जाती है। ठीक है, परसीव्ड करप्शन, मतलब आपको क्या लगता है करप्शन के बारे में, तो ये हार्ड फैक्ट नहीं है, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, डेटा का सोर्सेज क्या होता है? एक्सपर्ट असेसमेंट होता है। ठीक है, बिजनेस लीडर्स वगैरह की सर्वे किए जाते हैं, जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, इंटरनेट वगैरह के थ्रू उनका सर्वे किया जाता है, तो ये सब किया जाता है। और हालांकि काफ़ी रिस्पेक्टेड है ये ऑर्गेनाइजेशन वैसे तो इंटरनेशनली, आप नेशनली माने या ना माने, इंटरनेशनली काफ़ी रिनाउंड है ये। ठीक है, भरोसा किया जाता है इसकी रिपोर्ट पे ठीक ठाक सा। और इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई करप्शन थोड़ा इंडिया में फिलहाल बढ़ रहा है, हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, एक ही नंबर कम हुआ हमारा। आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट डिलीवर्स स्प्लिट वर्डिक्ट। स्प्लिट वर्डिक्ट का मतलब ये होता है कि भाई जैसे मान लो दो जज हैं, तो एक जज साहब कुछ और बोल रहे हैं, दूसरे कुछ और बोल रहे हैं, इसे स्प्लिट बोलते हैं। तो ये फिर ये जाता है तीन बेंच वाली जजमेंट में जाता है। ये फोर भी हो सकते हैं, दो अलग बोलेंगे, दो अलग बोलेंगे। तो लेकिन ये पहले होता है इवन बेंच, होती है इवन डिविजनल बेंच। फिर इसको बनाते हैं ओड डिविजनल बेंच, जिसके अंदर तीन जज या पांच जज या सात जज ऐसे रखे जाते हैं। अब यहाँ पे तो ऑफ कोर्स बराबर बराबर नहीं हो सकता मामला। अगर पांच जज होंगे तो तीन कुछ और बोलेंगे, दो कुछ और बोलेंगे, ऐसे ही होगा ना। तो तीन वाली जो मेजोरिटी होती है वो वर्डिक्ट जो है फाइनल माना जाता है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा था, जिसके अंदर अभी जो है स्प्लिट वर्डिक्ट आया है। और केस क्या था? केस ये था कि भाई गवर्नमेंट ने जो है एक गाइडलाइंस इशू की थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड द डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल 2023। ये गवर्नमेंट ने इशू किया था। और क्यों किया था इशू? ये इसलिए इशू किया था कि साहब जी, ये जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, ठीक है, फेसबुक,
ट्विटर मतलब एक्स बोलते हैं आजकल उसको, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह, ये जो कंपनीज हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने प्लेटफॉर्म पे फेक न्यूज़, फ़ॉल्स न्यूज़ और मिसलीडिंग न्यूज़ जो दिखाते हैं ना, वो ना दिखाएँ। तो हम लोग क्या करेंगे, पीआईबी जो हमारा है अंडर मेती, पीआईबी क्या करेगा, एक फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाएगा, ठीक है? पीआईबी जो है एक फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाएगा। तो जो कंटेंट इन वेबसाइट पे आएगा अबाउट गवर्नमेंट, ठीक है? मतलब ये समझ लीजिए कि मेरे बारे में क्या गलत है, आपके बारे में क्या गलत है, उससे मैटर नहीं करता है। अगर गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अगर कोई फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, पीआईबी उसको चेक करेगा और वो फेक न्यूज़ इन प्लेटफ़ॉर्म्स को अपने प्लेटफ़ॉर्म से हटानी पड़ेगी। अगर नहीं हटाएँगे, तो भैया आपका जो सेफ हार्बर वाला स्टेटस है, वो टाटा बाय-बाय हो जाएगा। सेफ हार्बर का मतलब ये है, जो सेक्शन 79 एक्ट के अंदर दिया गया है इनको, ये कहता है कि आप के प्लेटफ़ॉर्म पे क्या अपलोड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके लिए आप ज़िम्मेदार नहीं हैं। जो पर्सन अपलोड कर रहा है, वो ज़िम्मेदार है। आप सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करा रहे हो, आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो। अगर मैं फ़ेसबुक पे कुछ लिखता हूँ, तो मेरी ज़िम्मेदारी है, प्लेटफ़ॉर्म की ज़िम्मेदारी नहीं है। लेकिन नया रूल क्या कहता है? नया रूल कहता है कि भाई साहब, आपके प्लेटफ़ॉर्म पे अगर गवर्नमेंट के बारे में कोई फ़ॉल्स न्यूज़ है, फ़ेक न्यूज़ है, ठीक है? गवर्नमेंट बिज़नेस के बारे में, आपको हटाना पड़ेगा। अगर एफसीयू ने ऐसा, एफसीयू कहता है, एफसीयू मतलब फैक्ट चेकिंग यूनिट, कहता है कि वो फेक है। नहीं हटाओगे तो फिर आपका जो सेफ हार्बर वाला जो है कॉन्सेप्ट खत्म। अब ये था मामला। इसके अगेंस्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट में केस गया था और उस केस के अंदर ये कहा गया था कि साहब, ये जो आर्टिकल 19(2) है हमारा, आर्टिकल 91 है, ठीक है? हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, ये उसके अगेंस्ट में जाता है, ठीक है? अब एज़ अ क्रिटिकल एनालिसिस इन अ डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को मैं क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ। उसके अंदर जो फ़ॉल्ट है, वो फाइंड आउट करना मेरी ज़िम्मेदारी है। और ये ज़िम्मेदारी सिर्फ़ जर्नलिस्ट लोगों की नहीं है, ये आम आदमी की भी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि डेमोक्रेसी तो तभी स्ट्रॉन्ग होती है जब अपोज़िट ओपिनियन भी उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जितना नॉर्मल ओपिनियन होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इनका ये कहना है कि अगर मान लो आपने एक सरकार की किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया, तो गवर्नमेंट ये कह सकती है कि ये एक फ़ेक न्यूज़ है, ये मिसलीडिंग न्यूज़ है। गवर्नमेंट को लगता है वो मिसलीडिंग है, क्योंकि इसका कोई हार्ड कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, ये कोई फैक्ट नहीं है। गवर्नमेंट को अगर लगा कि ये मिसलीडिंग है, तो गवर्नमेंट उसको हटवा देगी। तो ऐसे तो आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पाओगे। और जैसे फार्म बिल है, फार्म बिल में सरकार ने कहा कि भैया फार्म बिल से किसानों को फायदा होगा। लेकिन कोई एक्सपर्ट आदमी अगर बोले कि देखो भाई, फार्म बिल के अंदर ये फॉल्ट्स हैं, गवर्नमेंट बोलेगी अरे ये तो मिसलीडिंग है, ये तो फॉल्ट है ही नहीं। अगर ये फॉल्ट होते तो हम लोग पहले इसको देख लेते, ये तो फेक न्यूज़ है, उसको हटा देगा। तो इसका ना रैमिफिकेशन काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो ये गवर्नमेंट के पास है ना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल हो सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन को हटवाने के लिए। तो ये डेमोक्रेसी को अंडरमाइन तो करेगा ही करेगा, आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी अंडरमाइन करेगा। ऐसा इस पिटीशन के अंदर कहा गया था। उसमें जो है ये वर्डिक्ट आया है अलग-अलग। एक जज साहब ने कहा कि नहीं, सरकार सही है, दूसरे ने कहा कि नहीं, पेटिशनर सही है। अब देखते हैं मामला आगे कहाँ जाता है। तो फेक न्यूज़ अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक हमारे यहाँ पे है। एग्ज़ाम में सवाल यहाँ से पूछा भी गया है। फेक न्यूज़ को आपने एक तरह से येलो जर्नलिज़्म भी कह सकते हो, जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग जो कंटेंट होता है वो दिया जाता है। हमारे तो अगर आप टीवी खोल के देखोगे, आप 2 घंटा कोई टीवी चैनल देख लो, उसके अंदर 2-3 फेक न्यूज़ आ ही जाएँगी, है ना? भैया हमारे नए नोट के अंदर जीपीएस चिप है, आप उसको चाहे 100 मीटर नीचे छुपा दें, सैटेलाइट उसको पकड़ ही लेगा। ऐसी-ऐसी बातें हो रही थी, है ना? ये सब क्या था? ये सब मिसलीडिंग फेक न्यूज़ था, है ना? उसके अलावा 15,000 करोड़ दाऊद इब्राहिम के सीज़ कर लिए हैं इंडिया ने यूएई में, इंडिया में नहीं, यूएई में सीज़ कर लिए हैं। फेक न्यूज़। ये तो सिर्फ़ एक दो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको, दुनिया भर की ऐसी हैं। इमाम बुखारी हैज़ मनी टू बाय लग्ज़री कार्स बट कांट पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये फैलाया जा रहा था न्यूज़ में कि ये भाई साहब महँगी-महँगी गाड़ी में घूमते हैं लेकिन आपका बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं इमाम साहब। सब फेक न्यूज़। तो इस तरह की फेक न्यूज़ आपको बहुत रेयरली देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, लोग फैक्ट चेक तो करते नहीं हैं।
आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कुछ आया, आपने पढ़ा, आपको लगा अरे वाह, ये तो बहुत सही चीज़ है। आपको वही चीज़ सही लगती है जो आपकी नैरेटिव के साथ मैच करती है। आपके व्यू पॉइंट के साथ अगर वो मैच करती है तो आपकी व्यूज़ को वो आपको और स्ट्रॉन्ग बना देती है। आप वैलिडेशन चाहते हो उस चीज़ से, आपको वैलिडेशन मिल गया, आप उसको 10 लोगों को फॉरवर्ड करोगे और आप उसको ऐसे ही लोगों को फॉरवर्ड करोगे जो आपके व्यू को शेयर करते हैं। वो आगे शेयर करेंगे, आगे शेयर करेंगे। आपके पास इतना टाइम ही नहीं है, गूगल जाके उसको चेक कर लीजिए। और गूगल भी करोगे, बहुत सारी वेबसाइट तो वही फेक कंटेंट मिल रहा है। अब जी न्यूज़ इंडिया है, देख लो, मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, फेक कंटेंट वेबसाइट पे ही जग गया हुआ है। आप वेबसाइट खोल के पढ़ भी लोगे तो वहां पे भी आपको गलत न्यूज़ मिलेगी। तो आज के टाइम में ये बताना बड़ा मुश्किल है कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत ही वो लाइन जो ब्लर थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती चली जा रही है जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक ये सब आया है। तो फेक न्यूज़ अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे पर्पस के लिए फेक न्यूज़ जो है यूज़ की जाती है, फाइनेंशियल गेन के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए, कम्युनलिज्म के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए की जाती है। क्या क्या कॉज इसका हो सकता है? इंटरनेट के ऑफ कोर्स, ठीक है। इंटरनेट पे कोई भी कुछ भी पोस्ट कर सकता है। हर आदमी आजकल इंटेलेक्चुअल बना हुआ है। ज्ञानी तो बहुत भरे पड़े हैं देश में, मौका चाहिए उनको हाथ से टाइप करने का। बहुत क्रांतिकारी बैठे हैं इंटरनेट पे लोग, है ना, खाम खा के क्रांतिकारी हैं वो। तो इंटरनेट पे कुछ भी डाल दो और आप ऐसी चीज़ें डाल दो, वो ऐसे स्प्रेड हो जाती हैं। अच्छी न्यूज़ इंटरनेट पे स्प्रेड नहीं होती हैं, खराब चीज़ें क्योंकि आपकी अटेंशन ग्रैब करती हैं, वो ज़्यादा जो है न्यूज़ में रहती हैं। तो गलत चीज़ें दिखाई जाती हैं क्योंकि ज़्यादा जल्दी से फैलती है, अटेंशन ग्रैब करती है आपका, है ना। कोई हमारे पास चेकिंग ऑथेंटिसिटी नहीं है, राइट, बस सीधा लाइक करो, शेयर करो, ऐसे ही चल रहा है। इमोशंस पे बह रहे हैं लोग फालतू में, जिसकी हम लोगों ने बात किया। कोई हमारे पास ऐसा खास रेगुलेटर नहीं है इन चीज़ों के लिए। तो ये सब दिक्कतें तो हैं ऑफ कोर्स, लेकिन इसे फेक न्यूज़ को प्रिवेंट करना एक चैलेंजिंग न्यूज़ है, मतलब बहुत चैलेंजिंग टास्क है। और देखो, ऐसा भी नहीं है कि फेक न्यूज़ सिर्फ इंटरनेट के ज़माने से ही आ रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत पुराने ज़माने से किताबों के द्वारा फेक न्यूज़ फैलाई जाया करती थी। बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडास होते थे दुनिया भर में। अभी भी होते हैं, पहले भी होते थे जब इंटरनेट नहीं था। इवन उससे भी पहले, मतलब मिडीवल टाइम में, एंशिएंट टाइम में भी बहुत फेक न्यूज़ फैलाई गई। किसी किंग के बारे में बड़ी-बड़ी बातें फैला दी गई, कुछ भी। किसी नेशन के बारे में कुछ भी बड़ी-बड़ी गलत-गलत बातें फैला दी गई, लोग उसको सच मान के बैठे हुए हैं। लेकिन अब क्योंकि एक्सेस बहुत फास्ट हो गया है, तो इन्फॉर्मेशन जो फेक न्यूज़ है, उसके स्प्रेड होने की जो स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले उस वो स्पीड बहुत स्लो थी, उस इन्फॉर्मेशन को शायद 50 साल लगते थे स्प्रेड होने में, 20 साल लगते थे, अभी वो 20 मिनट में हो रही है। एक तो ये दिक्कत है, तो चैलेंज, ठीक है। और यूज़र जनरेटेड कंटेंट, पहले हर कोई तो कंटेंट नहीं बना सकता था। बहुत सारे लोग पढ़े-लिखे भी नहीं थे, उनके पास टूल्स नहीं थे। अब तो हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, फेसबुक है, व्हाट्सऐप है, आप कुछ भी करिए। इसीलिए इसको रेगुलेट करना और इसको कर्व करना, प्रिवेंट करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। इतना सारा डेटा है, तो आप कैसे उस इतने सारे डेटा को देखोगे? प्राइवेसी राइट्स, भई आपका अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट भी है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है आजकल तो, गवर्नमेंट एजेंसी आपका मैसेज को पढ़ भी नहीं सकती, है ना? वो दिक्कतें हैं। तो अगर आप इसको कर्व करने जाओगे, तो आपकी प्राइवेसी को डेंजरस होगा। साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा इश्यू यहाँ पे है। तो सरकार ये नहीं कह सकती, देखो भाई हम आपके व्हाट्सएप मैसेज पढ़ेंगे, आपके फेसबुक मैसेज पढ़ेंगे क्योंकि आप फेक न्यूज़ फैला रहे हो। तो फिर हम लोग कहेंगे कि नहीं भाई, प्राइवेसी का क्या होगा, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट? अ नीड फॉर हाई एन्क्रिप्शन, डेटा लीक्स एट फेसबुक एंड यूबर इन द रिसेंट पास्ट हैव शोन दैट द एन्क्रिप्शन हैज टू बी सो हाई, ठीक है? डेटा आपका लीक हो जाता है, तो कैसे आप जो है उसको प्रिवेंट करोगे? बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट? वेलफेयर ऑफ इंडियंस आल्सो ऑफ कोर्स, फेक न्यूज़ से बड़ा नुकसान तो होता ही है। ज्यूरिसडिक्शन इश्यू, व्हाट्सएप इंडिया की कंपनी तो नहीं है, बाहर की कंपनी है। तो आप व्हाट्सएप को कैसे बोलोगे रेगुलेट करने के लिए? बोल ही नहीं पाओगे। फेसबुक ये भी बाहर की कंपनी है, यूट्यूब भी बाहर की कंपनी है, मोस्टली कंपनी तो बाहर की हैं, इसलिए इसको प्रिवेंट करना बड़ा मुश्किल है। गवर्नमेंट एजेंसी इनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकती। हालांकि हमारे पास कुछ लॉज हैं जो फेक न्यूज़ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत प्रिवेंट करते हैं, बट कोई कोई डेडिकेटेड कानून नहीं है बेसिकली हमारे यहाँ पे। जो आईटी एक्ट है 2000 एंड लेटर ऑन 2008, इसके अंदर सेक्शन 66 डी है, जो बात करता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, मतलब व्हाट्सएप वगैरह पे या फेसबुक पे कुछ करते हो, तो अगर वो ऑफेंसिव है तो उसे रेगुलेट किया जा सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर भी किया जा सकता है, और इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर भी कुछ जैसे रायट्स हो गए कहीं पे, तो उस केस में इसको कर्व किया जा सकता है। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। मैंने
देखिए वैसे तो ये टॉपिक आप 1 घंटे में भी करवा सकते हो, ये टॉपिक आप 2 घंटे में भी करवा सकते हो, ठीक है। बट मैं मान के चलता हूँ कि आपको इसके बारे में पहले डिसेंट सी एक जानकारी होगी, क्योंकि एग्जाम में आपको सिर्फ 150 वर्ड्स में ही लिखना होता है, 150 या मैक्सिमम 250 वर्ड्स में लिखना होता है, तो उतना कंटेंट बन जाता है। तो बेसिक जानकारी हो चीज़ के बारे में, राइट, और उस पे 150 या 150 वर्ड्स लिखने का आपके पास कंटेंट हो, आपका आंसर तैयार हो जाता है। हमें एक्सपर्ट या फिर कोई फिलोसोफर तो नहीं बनना है इस चीज़ में, ठीक है। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आप इस टॉपिक्स को पढ़ते हो तो हर बार एक दो नया कंटेंट डेफिनेटली आप अपनी नॉलेज के अंदर ऐड करते हो, तो आपकी नॉलेज वैसे ही एक्सपेंड होती रहती है। तो एक बार में 50 पेज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, धीरे 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 अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर्ट परमिट्स हिंदू प्रेयर्स इन ज्ञानवापी मॉस्क बेसमेंट। तो अब देखिए, हम मान लो लाइन टू लाइन तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, आपको भी नहीं जाना चाहिए। बट मेजर बात यही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, मतलब सॉरी, बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो है, बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये अलाउ कर दिया है कि वहाँ का जो बेसमेंट है, जिसे व्यास का तहखाना कहते हैं, ठीक है, जो अभी तक सील्ड था, वहाँ पे कुछ आइडल्स रखे हुए हैं, वहाँ पे टेम्पल के अंदर, मतलब मॉस्क के बेसमेंट के अंदर, ठीक है, एक टेम्पल डिस्कवर किया गया। और वो उन्होंने कहा है कि भैया वहाँ पे हिंदू जो है वो प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन ये मामला तो बोल रहा सेंसिटिव होगा, है ना। तो भाई मॉस्क भी है, बेसमेंट में हिंदूज भी जाएंगे, तो ये तो कम्युनल एकदम इश्यूज हो सकते हैं ना। तो काफी सेंसिटिव सा मामला है, कोर्ट ने इसको इस तरह से सुनाया है। लेकिन यस डेफिनेटली मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह इसके अंदर फिलहाल कुछ ना कुछ इंटरवीन करेंगे, लेकिन वो एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट के अंदर थोड़ा बाद में जाएंगे। पहले इस मामले को थोड़ा अपने पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। तो ज्ञानवापी मॉस्क 1669 के अंदर बिल्ड किया गया बाय औरंगजेब, और उन्होंने ऑर्डर दिया वहाँ के जो गवर्नर थे उस टाइम पे, बनारस के, कि भाई आप इसे तोड़िए। तो वहाँ पे एक टेम्पल था, विश्वेश्वर टेम्पल, और यहाँ पे एक नया आप बनाइए, ठीक है। और ये जो बात है, इसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। यासिर आलमगिरी, एक बुक लिखी गई थी, ठीक है, साकिब खान के द्वारा। इन्होंने इसमें डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है कि वहां के जो गवर्नर थे मिस्टर अबुल हसन, 1669 में औरंगजेब के द्वारा एक फरमान इशू किया गया था, और वो सब फरमान वगैरह रिटर्न अवेलेबल है, मतलब डॉक्यूमेंट है प्रॉपर, कि उसको तोड़ के वहां पे एक मंदिर बनाया जाए। और ज्ञानवापी टेम्पल को, उसको अगर आप देखोगे मॉस्क को, तो उसकी बहुत सारी दीवारें तो वो पुराने टेम्पल की ही हैं। वहाँ का जो प्लिंथ है, मतलब वहाँ की जो बेसमेंट है, वो भी टेम्पल का ही बना हुआ है। तो बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से टेम्पल को तोड़ के वहाँ पे मस्जिद नहीं बनाया गया है, ऊपर ऊपर से बना के जो है वो वहाँ पे बना दिया गया है। तो इट वाज अ वेल नोन फैक्ट कि ऐसा हुआ होगा। बट हमारे पास जो अपना एक कानून है, ठीक है, टेम्पल वर्शिप एक्ट, या फिर आप सिंपली कह सकते हो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये क्या कहता है? ये कहता है कि देखिए भाई, पास्ट में जो हुआ सो हुआ, ठीक है। हम लोग गड़े मुर्दे जो है नहीं उखाड़ेंगे, 200 साल पहले क्या हुआ, 2000 साल पहले क्या हुआ। लेकिन आज प्रेजेंट रियलिटी क्या है? आज प्रेजेंट रियलिटी ये है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, वो किसी भी धर्म के हों, वो गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मंदिर हो, मॉस्क हो, कुछ भी हो, वो जहां है जैसा है उसको वैसा रहने दें। पहले वहां पे क्या तोड़ा गया, तोड़ के क्या बनाया गया, वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। सच्चाई ये है कि आज वहां पे ये मॉस्क है, आज वहां पे ये जो है पर्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्शिप है, आप इसे एक्सेप्ट करें। ये जो है पूरा मामला है। कोर्ट ऑफ द ज्ञानवापी मॉस्क हैज बीन इन, केस ऑफ द ज्ञानवापी केस हैज बीन इन 1991 के अंदर ये केस वहां पे गया था, ठीक है, तब से कोर्ट में चल रहा था। और उसके बाद कई लोगों ने इसको केस को आगे बढ़ाया, और बढ़ाते बढ़ाते फिर वहाँ पे जो है सर्वे भी हुआ। उस सर्वे के अंदर कई सारी चीज़ें पाई गई, ठीक है। वो जो बेसमेंट था वहाँ पे डेटीज पाई गई, है ना। और वो फिर बाद में वहाँ पे जो वुजू है एरिया, उन्होंने कहा कि भैया ये तो शिवलिंग है, पिछले साल की ही बात है, पिछले से पिछले साल की, ये तो शिवलिंग है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये शिवलिंग नहीं है। तो दोनों के तरफ से अपने अपने आर्गुमेंट चल रहे थे, मोर और लेस। तो एएसआई जो है, एएसआई ने कहा अभी रिसेंटली कि एक्चुअली वहाँ पे एक एंशिएंट टेम्पल हुआ करता था, ठीक है। तो एएसआई की वर्डिक्ट को बेसिस मान के, उसकी फाइंडिंग को बेसिस मान के अभी बनारस हाई कोर्ट ने ऐसा, सेशन कोर्ट ने ऐसा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऐसा कहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है मामला आपको बनता है मोटे मोटे तौर पे, ठीक है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो हमारा है, ठीक है, जिसके अंदर स्पेशल प्रोविजन ऐड किए गए 1991 में,
मुस्लिम जो ग्रुप है या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उस ग्रुप का ये कहना है कि देखो भाई, अगर आप इसे टेम्पल में कन्वर्ट करते हो तो ये इस कानून का उल्लंघन है, आप इसको वायलेट कर रहे हो, सीधी सी बात ये है। क्योंकि ये कानून साफ साफ कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को आप दूसरे प्लेस ऑफ वर्शिप वर्शिप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, बात खत्म। और कोर्ट ऐसे किसी भी केस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब कोर्ट इसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं कर सकता, ऐसा कहा गया। हालांकि इसके अंदर जो अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला जो साइट है उसको एग्जाम्पशन दिया गया था, लेकिन ये एक्ट यही कहता है, राइट। सेक्शन 4(1) declares that the religious character of a place of worship shall continue to be the same as it existed on 15th of August 1947। 15th of August 1947 को जो स्टेटस था किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट राम जन्मभूमि वाला केस, जहां पे अयोध्या में अभी राम टेम्पल बना है। इसके अलावा चाहे ज्ञानवापी हो, अभी तो बहुत सारे केस ऐसे आए हैं, मथुरा वगैरह का केस भी है, ठीक है। ये ज्यादातर केस तो आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेंगे, साउथ इंडिया में ये केसेस कम ही हुए हैं कि टेम्पल को तोड़ के मस्जिद बनाए गए। नॉर्थ इंडिया में कहा जाता है कि थोड़े केस ज्यादा हुए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इन्फ्लुएंस ज्यादा था। खैर, तो ये जो है उसके बनता है। सेक्शन 5 कहता है कि भाई दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू द राम जन्मभूमि, ये हम लोगों ने बात कर ही लिया है, ठीक है। तो घुमा फिरा के जो है ये पूरी स्टोरी यहाँ पे बनती है कि ज्ञानवापी एक टेम्पल है बनारस के अंदर, ठीक है। इसको टेम्पल को तोड़ के बनाया गया था, फिलहाल वहाँ पे एक मॉस्क है और वहाँ पे जो है प्रेयर्स भी होती हैं। कोर्ट ने अभी ये डिसीजन दिया है, अब ये मामला डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या करता है, स्टे लेता है, क्योंकि मामला सेंसिटिव हो जाएगा अभी, मुझे ऐसा लगता है ना। बहुत सेंसिटिव हो जाएगा, अभी लोगों के अंदर उतना टॉलरेंस रहा नहीं है कि चलो भाई तुम भी प्रे कर लो हम भी प्रे कर लें, वो ऐसा रहा नहीं, तो मामला थोड़ा भी पॉलिटिकल भी हो गया है। तो लेट्स सी इसके आगे क्या होती है बात। ईडी अरेस्ट हेमंत चंपाई टू टेक ओवर एज अ सीएम। तो भैया झारखंड के सीएम कई दिनों से जो है वो एडी की रेड इनके ऊपर पड़ी थी, एडी इनको ढूंढ रही थी, मिल नहीं रहे थे। कई दिन से इनके ऊपर छापेमारी हो रही थी, तो गायब हो गए थे बेसिकली। कल ही आए हैं और इन्होंने रिजाइन दिया है, ईडी के सामने आए, कई घंटे तक इनसे पूछताछ हुई है और करप्शन का मामला यहाँ पे बनता है, काफी कैश वैश इनके पास मिला है। खैर वो केस हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या मामला था केस का वो दैट्स नॉट अ फैक्ट। हम बात यहाँ पे सिर्फ ईडी की करेंगे क्योंकि इसी के लिए आर्टिकल मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ईडी बहुत न्यूज में रहता है आजकल, आपको पता ही है, ठीक है। तो ईडी एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है और ये दो कानून को एनफोर्स करने के लिए बनाया गया। कौन से कानून? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये ध्यान देना है, ये दो कानून को एनफोर्स कर सकता है ईडी, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। इसकी अगर आप ओरिजिन की बात करें तो बहुत पुराना है, 1956 में इसको बनाया गया था, लेकिन उस समय हम इसको ईडी नहीं कहते थे, उस समय हम इसको एनफोर्समेंट यूनिट कहते थे। और उस समय ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में काम करता था, ठीक है। बाद में जो है जाके हम लोगों ने 1957 में इसका नाम चेंज कर दिया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और 1960 में 3 साल के बाद डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स से इसको ट्रांसफर कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू। तो अभी ये डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंडर में काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर नहीं करता है। 1960 में ट्रांसफर कर दिया गया था। प्रीलिम्स के लिए इंफॉर्मेशन इतनी आपके लिए सफिशिएंट है। चलिए जी, ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा। चलो टैक्स सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रेट इंडियन इंटरनेट शटडाउन, हाउ एक्सेस टू द वर्ल्ड वाइड वेब इज curtailed। तो इंडिया में बहुत सारे केस ऐसे आते हैं, खासकर जे एंड के से, है ना। राजस्थान से ऐसे केस आते हैं, राजस्थान तो एक स्टेप आगे चला गया। राजस्थान में जब कोई एग्जाम होता है ना, बड़ा एग्जाम होता है, तो भाई वो इंटरनेट ही बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि बस इंटरनेट बंद कर दिया तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी फार्म प्रोटेस्ट वगैरह हुए तो हरियाणा में भी कई जगह पे जो है इंटरनेट बंद कर दिए गए। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में काफ़ी लंबे समय तक इंटरनेट बंद रहा। तो कहीं भी अगर थोड़ा सा इशू लगता है तो लोगों को, सरकार को लगता है कि इंटरनेट बंद कर दो, सब समस्याएं का समाधान तो यही है। और सब समस्याएं पैदा ही इंटरनेट से हो रही हैं, जैसे इंटरनेट से पहले तो समस्या ही नहीं थी। तो ये इंटरनेट को शट डाउन करना एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल के रूप में यहाँ पे देखा जा रहा है बाय गवर्नमेंट, उसके बारे में ये आर्टिकल है। हालांकि गवर्नमेंट के यहाँ पे कई स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हैं उसको फेवर करने के लिए, जो सही भी हैं काफी हद तक, लेकिन कुछ अपोजिट आर्गुमेंट भी डेफिनेटली होते हैं। तो
अभी क्या हुआ, 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उससे जवाब मांगा कि जब यूटी के अंदर इंटरनेट शटडाउन किया गया था तो उन्होंने ऑर्डर को पब्लिश नहीं किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है यूटी से, जे एंड के गवर्नमेंट से बेसिकली ये पूछा है कि भाई आपने वो ऑर्डर इशू क्यों नहीं किया अभी तक। इसलिए न्यूज में था, तो दोबारा से इसलिए हम लोग इसको कर लेते हैं। तो एक बहुत फेमस केस हुआ, अनुराधा भसीन केस, ठीक है। और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा 2020 में कि राइट टू इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन वाया इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट। मतलब फेसबुक खोलना मेरा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि उसके थ्रू मुझे इंफॉर्मेशन एक्सेस में कर पा रहा हूं। लेकिन जैसे कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होता, ये भी एब्सोल्यूट नहीं है ना। तो गवर्नमेंट किसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में इस एक्सेस को रोक सकती है, अगर उसको लगता है भैया फ्रेंडली रिलेशन, पब्लिक ऑर्डर है ना, उस केस में वो रोक सकती है, ऐसा उनका कहना है। बट सरकार इसका काफी मिसयूज करती है। दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन जो है वो इंडिया में होते हैं, पाकिस्तान में भी नहीं होते हैं, किसी कंट्री में नहीं होते, डिक्टेटर कंट्रीज में भी नहीं होते हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। ये एक फैक्ट है, ठीक है, ये फैक्ट है, कोई परसेप्शन नहीं है। तो इंटरनेट बंद करने के बहुत सारे इंपैक्ट होते हैं। 2020 में ही इंडियन इकोनॉमी को $2.8 बिलियन का लॉस हुआ। 129 सेपरेट इंस्टेंस में इंटरनेट बंद किया गया। कभी जे&के, कभी राजस्थान, कभी दिल्ली, कभी मणिपुर, कभी तमिलनाडु, बंद किया गया। बहुत इंपैक्ट होता है इससे, सोशल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल, जर्नलिस्टिक, ऑफ कोर्स। अब जैसे ना मणिपुर का एग्जांपल ले लीजिए, कहीं का एग्जांपल ले सकते हो वैसे तो। अब जहां पे कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, जहां पे टेंशन हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर वाली समस्याएं हैं, वहां पे बहुत सारी फेक न्यूज फैलाई जाती है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तो आप कैसे वेरीफाई करोगे कि न्यूज फेक है या रियल है। तो फेक न्यूज को वेरीफाई करने के लिए भी तो इंटरनेट चाहिए। प्राइमरी पर्पस क्या था? प्राइमरी पर्पस था कि फेक न्यूज ना फैले। लेकिन फेक न्यूज फैल रही है तो आप उसे कैसे वेरीफाई करोगे अगर इंटरनेट ही नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इंटरनेट नहीं है तो ट्रूथ, सच्चाई लोगों के सामने नहीं आएगी, रूमर्स फैलेंगे, पब्लिक मिसगाइड होगी, है ना। ये तो सबसे बड़ी बात है। और इंटरनेट बंद करना जो है इकोनॉमिकली बहुत बड़ी बात है। आपके बिजनेस ठप हो जाते हैं भाई। आप अगर वर्क फ्रॉम होम करते हो, किसी आईटी कंपनी में काम करते हो और आपके एरिया में इंटरनेट बंद है तो काम कैसे करोगे? जॉब लॉस होगा। आप कोई ऊबर ड्राइवर हो, जोमेटो पे आप डिलीवरी बॉय हो, कैसे काम करोगे जब इंटरनेट ही नहीं चल रहा आपका? बहुत सारी जो है जो दुकानें आजकल तो होम डिलीवरी करते हैं, इंटरनेट से सारा बिजनेस चला रही हैं, तो बेचारे तो ठप हो जाएंगे ना, बंद हो जाएंगे। स्टूडेंट्स को कितना नुकसान होगा। जो आप यूट्यूब कैसे देखोगे, आप ये डीएनए कैसे देखोगे, नहीं देख पाओगे। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सेवाएं होती हैं वो बंद हो जाएंगी। यूपीआई जो ट्रांजैक्शन आप कैसे करोगे अगर इंटरनेट नहीं होगा, है ना। कम्युनिकेशन कैसे करोगे, वीडियो कॉल्स कैसे करोगे, वो कितनी सारी समस्याएं हैं। इंटरनेट आज के समय में बहुत बड़ी जरूरत है। पहले कहते थे रोटी कपड़ा और मकान, अब कह रहे हैं भैया रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट, ये इंसान की चार बुनियादी जरूरतें हैं। इंसान इन चार तत्वों से मिलकर बना है, रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट। अगर आपने इसमें से एक खत्म कर दिया तो भाई, आदमी आजकल तो ऐसे हो गए हैं, रोटी के बिना रह लेंगे 2 दिन, इंटरनेट के बिना 2 मिनट नहीं रहेंगे, ऐसा भी हालत हो गई है ना। तो ये है कुल मिला के बात। सरकार का क्या कहना है इस बारे में? सरकार का कहना है कि देखो भाई, इंटरनेट बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे फेक न्यूज चेक होती है, सिविल अनरेस्ट को इससे रोका जा सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन को रोका जा सकता है। तो ये इसे हम एज अ डिफेंस के रूप में इसको जो है हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ये एक प्रिवेंटिव रिस्पॉन्स है। कई बार ऐसा गवर्नमेंट को अंदाजा लग जाता है कि यहाँ पे इस तरह के राइट्स वगैरह हो सकते हैं, तो उससे पहले ही सरकार ऐसी वेबसाइट वगैरह को, इंटरनेट को ब्लॉक कर देती है, बंद कर देती है, ताकि वो इन्फॉर्मेशन आगे ना फैले। राइट, नेशनल इंटरेस्ट में सरकार का कहना है कि हम लोग इसको करते हैं, जैसे मणिपुर वगैरह के अंदर किया गया। तो ये गवर्नमेंट का बेसिकली एक आर्गुमेंट है। तो सरकार का ये कहना है कि भाई जैसे हम लोग पुलिस फोर्स का यूज करते हैं, ऐसे ही हम लोग इंटरनेट को बंद करने के लिए भी जो है इसी टूल का यूज कर रहे हैं।
उनका ये कहना है। बट सवाल ये है कि जब भसीन केस में कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट ये एक फंडामेंटल राइट है, तो कोर्ट ने ये भी कहा कि जब गवर्नमेंट किसी इंटरनेट को कहीं पे बैन करने का अगर ऑर्डर इशू करती है तो इसे किसी वेबसाइट पे अपलोड करे, वो जो ऑर्डर है इसे पब्लिक को बताए। ये बहुत जरूरी है। पब्लिक को पता होना चाहिए, कोर्ट को पता होना चाहिए, जनता को पता होना चाहिए कि इंटरनेट बंद किया गया है तो क्यों किया गया है। कोर्ट ने साथ के साथ ये भी कहा है, अगर आप कहीं पर इंटरनेट बैन करते हो तो ये जस्टिफिएबल होना चाहिए भाई। आपके पास ऐसा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होना चाहिए कि भाई देखो इंटरनेट बंद करना हमारे पास एकमात्र ऑप्शन है, हमारे बाकी ऑप्शन बंद हो गए हैं, तो इंटरनेट बंद करना एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो सरकार को जो है जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा अगर वो कहीं पे बैन कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करती नहीं है। एक एक डेढ़ डेढ़ साल के बाद जो है गवर्नमेंट रिपोर्ट इशू कर रही है कि हम लोगों ने क्यों इंटरनेट बंद किया था पिछले साल। तो पहली बात तो जो कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई गवर्नमेंट को वो जो ऑर्डर है इंटरनेट बैन करने के लिए वो पब्लिक होना चाहिए, तो इसके ऊपर काफी सख्ती से इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर तो सुना दिया, लेकिन गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। तो जब तक कोर्ट के इस अनुराधा भसीन केस को पार्लियामेंट के थ्रू एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, तब तक इसका मिसयूज होता रहेगा। तो कानून लेके आइए भाई आप इसके लिए, वो जरूरी है। ठीक है। If Supreme Court decisions are not statutorily recognized, the official enforce of the law incorrectly simply because of the lack of awareness. सर ऑफिसर्स को पता ही नहीं है ऐसा कोई ऑर्डर है। ऐसा मेघालय के अंदर देखा गया। मेघालय में एक जगह पे इंटरनेट बैन कर दिया गया और उनको जब पूछा गया कोर्ट में कि ऐसे ऐसे आपने जो है अनुराधा भसीन केस, उन्होंने कहा कौन अनुराधा, कौन भसीन केस, हमें तो पता ही नहीं है। और ये बात उस केस के 8-10 महीने बाद की है, अवेयर ही नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने इन एजेंसीज को ऑफिसर्स को ऐसे ऑर्डर भेजे ही नहीं कि अनुराधा भसीन केस को फॉलो करिए। अवेयरनेस है ही नहीं। तो ये है इश्यूज वाला यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लिख सकते हो, स्टेट इंटरेस्ट लाइक सिक्योरिटी आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर प्री रिक्विजिट फॉर अस टू एक्सरसाइज आवर फ्रीडम, हाउएवर इन परसुइंग दिस द फ्रीडम्स देमसेल्व्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड, एनालाइज द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्रीजिंग इंटरनेट शटडाउन इन इंडिया। तो ये 150 वर्ड्स में अगर आप लिख सकते हो तो बेटर है, नहीं लिख सकते हो तो 250 वर्ड में भी लिख लीजिए, आपकी श्रद्धा है, लेकिन लिखना जरूर है। ठीक है, चलिए, फ्रांस इंडिया के रिलेशन। ठीक है, बड़ा फास्ट कराऊंगा आपको मैं क्योंकि ये काफी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। अब बात घुमा फिरा के ये है कि भैया इस बार रिपब्लिक डे पे पीएम साहब ने जो है वो बाइडेन को इनवाइट किया था। अब बाइडेन साहब ने कुछ पर्सनल इशू, कुछ हेल्थ इशू, कुछ ना कुछ बोल के जो है आए नहीं। तो हम लोगों ने, अच्छा बाइडेन अगर आते तो हम लोग क्वाड की मीटिंग भी करते, क्योंकि जापान ऑस्ट्रेलिया वगैरह तो अग्री कर ही गए थे क्वाड की मीटिंग के लिए। बट अगर बाइडेन साहब नहीं आए तो मोदी जी ने सीधा फोन मिलाया किसको, फ्रांस के प्रेसिडेंट को, इमानुअल मैक्रोन को। और ये तो आते ही रहते हैं इंडिया में, ये इनकी थर्ड विजिट है इंडिया में। अभी मोदी जी भी गए थे वहाँ पे बेस्टिल डे पे, अभी 6 महीने पहले ही गए थे। तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी से फ्लाइट पकड़ के आइए, आपके पास कुछ और काम तो होगा नहीं शायद। तो उन्होंने कहा, अरे मोदी जी आपके लिए तो हम सारे काम कैंसिल कर देंगे, टेंशन काहे ले रहे हो, है ना, आप हमारे बहुत ट्रस्टेड पार्टनर हो, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो। तो उन्होंने सारा काम धाम छोड़ के इंडिया की फ्लाइट तुरंत पकड़ी और जहाज में बैठ के हमारे रिपब्लिक डे पे आ गए। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी। इससे ये पता चलता है कि इंडिया फ्रांस के रिलेशन कितने गाढ़े हो चुके हैं, कितने जबरदस्त हो चुके हैं, इस लेवल तक कि आप 3 दिन का टाइम भी अगर उनको बुलाओगे तो आ जाएंगे, इस लेवल तक का हो गया है। तो इससे पता चलता है तो रिलेशन। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन इंडिया फ्रांस के बीच में दोस्ती जो इतनी गहरी हुई है, ऑलमोस्ट रिश्तेदारी में बदल रही है, इसका जो है वो 1998 के अंदर शुरुआत हो चुकी थी। पहली बार उस समय फ्रांस के प्रेसिडेंट जो है जैक्स चिराक जी जो है वो इंडिया में आए थे 1998 में, तब आए थे। और उन्होंने बड़ी अच्छी जबरदस्त बात कही थी इंडिया के बारे में। तो इन्होंने कहा था कि भैया जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर है, आप इंडिया को इससे बाहर नहीं रख सकते। जैसे एनएसजी ग्रुप है, इंडिया इससे बाहर है। उन्होंने कहा कि इंडिया आज के टाइम में बड़ी पावर है। और ये सोच के देखें 1998 की बात कर रहे हैं, तब तो इंडिया बड़ी पावर था भी नहीं। अब तो भैया 2024 चल रहा है, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी। तब उन्होंने ये बात कही थी कि इंडिया को इस इंटरनेशनल ऑर्डर से बाहर नहीं रखना चाहिए। और फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री इन P5 जिसने इंडिया की परमानेंट सीट को सपोर्ट किया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में।
जब 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने किए तो फ्रांस चुप रहा। इंडिया के खिलाफ एक रत्ती भर भी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया। और आपको ये पता है कि फ्रांस और ब्रिटेन, अब भैया चाहे वो वैसे कितना ही भाईचारा दिखाते हो, लेकिन अंदर ही अंदर उनको पता है कि वो एक कॉम्पिटिटर है यूरोप के अंदर, और हमेशा से ही अपनी डोमिनेंस के लिए लड़ते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, और अब ब्रिटेन और अमेरिका तो हमेशा खासम खास रहे हैं, क्योंकि वो एंग्लो सैक्सन, अगर हम लोग एथनिसिटी की बात करें, भाईचारे की बात करें, तो वो ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएसए, इनके बीच में बैठता है, जो 5 आई कंट्रीज हैं। 5 आई कंट्री के अंदर फ्रांस नहीं है, क्योंकि ये एंग्लो सैक्सन नहीं है, अलग है। तो जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, तो कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका, उसने फ्रांस ने सोचा कि भाई आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रांस कभी भी सपोर्ट नहीं करता था एक यूनिलैटरल पावर के लिए, कि अमेरिका की ही दुनिया की एकमात्र पावर होनी चाहिए। हालांकि फ्रांस नेटो का मेंबर है, लेकिन 1965-66 में फ्रांस ने नेटो के साथ कुछ चेंजेस किए थे, और उसकी जो डिफेंस स्ट्रेटेजी थी उसको थोड़ा चेंज किया था। और इसीलिए बाद में नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स के अंदर भी शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि फ्रांस नेटो की कुछ जो प्रोविजंस है उनके साथ अग्री नहीं करता है। तो आफ्टर जब कोल्ड वॉर हुआ, तो फ्रांस को एक मौका यहाँ पे मिला, और इंडियन ओशन के अंदर फ्रांस के बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो उसको थोड़ा अपना सा कंसर्न करते हुए उन्होंने को लगा कि इंडिया जो है यहाँ पे एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अभी जो फोकस है वो यूरो अटलांटिक नहीं रहा, वो एशिया पैसिफिक हो गया है। तो अगर फ्रांस को अपना डोमिनेंस कायम रखना है एशिया पैसिफिक में, तो इंडिया से बढ़िया यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रांस एक नॉन एंग्लो सैक्सन नेशन है। राइट। तो ये बात हो गई। अब हम लोगों ने अलग अलग मामलों में अलग अलग टाइज की हैं। डिफेंस की तो क्या ही बात करें, इसको तो ऑब्वियसली बात है, सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है इंडिया का फ्रांस। रफेल वगैरह हो, जेट, राइट, स्कॉर्पियन कन्वेंशनल सबमरीन्स हो, फ्रांस हाजिर है। अभी एयरबस की मैन्युफैक्चरिंग हम लोग यहाँ पे इंडिया में करने वाले हैं, वडोदरा में। अकासा जो एयरलाइंस है, इसने $5 बिलियन का अग्रीमेंट किया है बोइंग के साथ। तो फ्रांस हाजिर है हमारे लिए। तो डिफेंस की तो अलग ही लेवल पे चले गए हम लोग। न्यूक्लियर टाइज की बात करें तो आपको मैंने बता ही दिया, सिविल न्यूक्लियर डील फ्रांस के साथ हम लोगों ने सबसे पहले किया। उसके अलावा फ्रांस इंडिया को हमेशा सपोर्ट करता है न्यूक्लियर यूरेनियम वगैरह सप्लाई करने को लेके। उसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करें तो परमानेंट मेंबरशिप में फ्रांस हमेशा हमें सपोर्ट करता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जब बनाया गया इंडिया के द्वारा, तो फ्रांस के साथ मिलकर ही हम लोगों ने बनाया, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे बीच में। स्पेस के अंदर भी आजकल हम लोग कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, एक फ्रेंच जो काउंटर पार्ट है, CNES, जो फ्रांस की कंपनी है, ठीक है, सेंट्रल नेशनल डी डोरे स्पेशल्स, इसने इसरो के साथ जो है कोलैबोरेट किया है। तो अभी तक हम लोग रशिया US के साथ ही स्पेस के अंदर कोलैबोरेट करते थे, लेकिन अभी हम लोग एक फ्रांस के साथ भी जॉइंट मिशन कर रहे हैं, जिसका नाम है तृष्णा। ठीक है। उसके अलावा मेघा ट्रोपनिक सैटेलाइट, ठीक है, ये हम जो है लॉन्च करेंगे वाटर साइकिल को स्टडी वगैरह करने के लिए। उसके अलावा कुछ और न्यू सैटेलाइट जो है प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्च किया है। जॉइंट मार्स एक्सप्लोरेशन, ठीक है, 2018 में हम लोगों ने अग्रीमेंट किया, कोलैबोरेट किया, कि हम लोग एक जो है मार्स मिशन, जो हमारा मंगलयान है, वो हम लोग वहाँ पे भेजेंगे। और फ्रांस का भी जो है इसके साथ काफ़ी कोलैबोरेशन हम लोगों ने किया है, और फ्यूचर में और अभी क्या है ना, देखिए, फ्रांस की जो एयरफोर्स है, फ्रांस अपनी एयरफोर्स को ब्रेक डाउन करना चाहता है, फ्रांस एयरफोर्स और फ्रांस स्पेस फोर्स में। तो क्योंकि स्पेस में भी आजकल जो है, आजकल चाइना हो चाहे अमेरिका हो, स्पेस को मिलिटराइज कर रहे हैं बेसिकली। तो फ्रांस चाहता है भैया हमें भी फ्यूचर के लिए रेडी होना चाहिए। और क्योंकि इंडिया भी अपनी स्पेस एजेंसी के थ्रू एक डिफेंस स्पेस प्रोग्राम चला रहा है, हम भी चाहते हैं कि भाई अगले 20 30 50 सालों में जब लड़ाई होगी, वर्ल्ड वॉर होगा नेक्स्ट, तो वो स्पेस के अंदर भी होगा। तो उसके लिए हम लोग अभी से तैयार करना चाहते हैं, तो फ्रांस के साथ हम लोग डेफिनेटली इस फील्ड में कुछ ना कुछ 100% कर सकते हैं। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे काम ठीक ठाक हो रहा है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ठीक ठाक काम और होना चाहिए। अभी तक हमारा जो ज़्यादातर भाईचारा है, जो ट्रेड है, जो रिलेशन है, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ज़्यादा रही है। तो इसे हम लोग एक कमर्शियल लेवल पे या सिविलियन पर्पज़ के लिए भी यूज़ होना चाहिए। एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, सिविल एविएशन, IT, टेलीकॉम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत सारे एरियाज हैं जिस पे अभी हम लोग काम कर सकते हैं। हालांकि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो फ्रांस के अंदर बढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, और फ्रांस का टारगेट है कि कम से कम 10,000 स्टूडेंट्स, अभी जो है 2500 से 3,000 स्टूडेंट इंडिया के जो है फ्रांस में स्टडी कर रहे हैं। 10,000 का टारगेट है उनका अगले कुछ सालों में।
तो ये वो करना चाहते हैं। यस, तो हमारा जो यंग प्रोफेशनल स्कीम है उसके तहत दे आर गोइंग टू हैव इजी वीजा स्कीम्स फॉर इंडियंस। अगर आप फ्रांस में स्टडी करना चाहते हो जाइए, इजीली वीजा आपको मिल जाएगा। 5 साल का आपको जो है शेंगन वीजा वो देंगे। शेंगन वीजा में ये होता है कि जो 26 कंट्रीज हैं यूरोप के अंदर, आप कहीं पे भी जाकर ट्रैवल कर सकते हो। आप पढ़ाई फ्रांस में करिए, पेरिस में करिए, कहीं भी जाके आराम से घूमिए फिरिए, काम धंधा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इवन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अलाउ कर दिया है कि कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में कैंपस ओपन कर सकती हैं। तो इसमें कई फ्रांस की यूनिवर्सिटीज हैं जो इंडिया में आएंगी। उसके अलावा पहले क्या होता था, पहले इंडिया को अगर यूरोप के अंदर एंट्री करना था तो हम लोग यूके के थ्रू जाया करते थे, जर्मनी के थ्रू जाया करते थे। लेकिन अभी ब्रेग्जिट के बाद फ्रांस एक ओपनिंग गेट के रूप में हमारे यहाँ पे आया है। तो फ्रांस के थ्रू अभी हम लोग यूरोप की मार्केट में एंट्री करेंगे। तो ये है एक पूरा मामला। कंक्लूजन बहुत जबरदस्त है। इस कंक्लूजन के ऊपर आप रट्टा मार सकते हो एग्जाम के लिए। कंक्लूजन ये कहता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डज नॉट रिक्वायर कन्वर्जेंस इन ऑल इश्यूज बट सेंसिटिविटी सो दैट द डिफरेंसेस वेयर दे एग्जिस्ट आर एक्सप्रेस्ड इन प्राइवेट एंड नॉट पब्लिकली। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि आप एक दूसरे से फोन पे पर्सनल बात कर सकते हो, आप बंद कमरे में एक दूसरे के साथ मीटिंग कर सकते हो, आप दिल खोल के बात कर सकते हो। आपको मीडिया के सामने सब कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। ये होता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब। एक दूसरे के साथ अपने सीक्रेट शेयर कर सकते हो, पब्लिक को बिना बताए। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं होता कि आप हर एरिया में हाँ हाँ बोलते रहिए, हाँ जी साहब, हाँ जी हाँ हाँ, वो भी हाँ बोलते रहेंगे। नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे डिफरेंस है तो उसे आप प्राइवेट में बैठ के सुलझा लीजिए। इंडिया फ्रांस के रिलेशन अब ऐसी लेवल पे आ चुके हैं कि अगर कहीं पे डिफरेंसेस हैं तो हम एक दूसरे के साथ बातचीत करके सुलझा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एरिया में आप कोलैबोरेट करिए, लेकिन जहां पे कर रहे हो अच्छे से करिए, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ एंड करते हैं आज के सेशन को। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।